हेलो बच्चों, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 का आंसर की को देखेंगे, जो आपके 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए जारी हो चुका है। यानी अभी हम लोग आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स तीनों स्टूडेंट्स के लिए 2023 एग्ज़ाम के लिए जारी इकोनॉमिक्स मॉडल सेट का आंसर शीट को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में टोटल 40 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? पहला प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो इसका उत्तर होगा कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करें का मीनिंग होता है किस तरीके से करें, उत्पादन की किस तकनीक से करें। यानी एक का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 2। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। याद रखिएगा, यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। यानी टीयू अधिकतम तब होता है जब एमयू का मान 0 होता है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है नेगेटिव ढाल वाला, यानी मूल बिंदु की ओर उत्तल। मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी उन्नतोदर। 3 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 4। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। याद रखिएगा, मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, यानी ऋणात्मक होती है। 4 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच कितनी होती है? 1 होती है। याद रखिएगा, एक नीचे गिरते सरल रेखा वाले मांग वक्र के ठीक बीच में मध्य बिंदु पर मांग की लोच का मान, ईडी का मान 1 होता है, 1। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 6। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? औसत उत्पादन का, एपी का। ठीक है, याद रखिएगा, एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन। औसत उत्पादन का आकार उल्टा यू आकार का होता है, एपी। यानी ऑप्शन डी होगा, डी, औसत उत्पादन। आगे देखिए सवाल नंबर 7। उत्पादन फलन Q बराबर ए एल के पावर में अल्फा के पावर में बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। ठीक है, उत्पादन फलन Q मतलब आउटपुट, उत्पादन की मात्रा, इक्वल टू ए कांस्टेंट है, एल मतलब लेबर, एल के पावर में अल्फा, अल्फा मतलब लेबर की मात्रा। ठीक है, लेबर का घात, पावर। के मतलब कैपिटल, पूंजी। बीटा मतलब के का पावर, यानी कितना पूंजी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, में पैमाने का प्रतिफल का माप होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना लेबर लगाए हैं और कितना पूंजी लगाए हैं, दोनों का जोड़। ठीक है,
एल का पावर अल्फा, के का पावर बीटा, एल से लेबर, के से कैपिटल। ठीक, यानी श्रमिक और पूंजी का टोटल मात्रा का जोड़ जो होता है वह पैमाने के प्रतिफल का माप होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। 7 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे सवाल नंबर 8 देखिए। जब सीमांत लागत यानी एमसी औसत लागत यानी एसी से कम होती है तब औसत लागत घटती है, गिरती हुई होती है। ठीक है, जब एमसी एसी से कम होता है तब एसी घटती हुई होती है। 8 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 9। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? कुल स्थिर लागत में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, टीएफसी में। याद रखिएगा, उत्पादन की मात्रा में कम बेसी करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तनशील लागत चेंज होगा, कुल स्थिर लागत में कोई चेंज नहीं होगा। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, टीएफसी में कोई चेंज नहीं होगा। टीएफसी हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 9 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है पूर्ण प्रतियोगिता में? याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग को कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहते हैं और सभी फर्म को कीमत स्वीकारक प्राइस टेकर कहते हैं। तो 10 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 11। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो फर्म के संतुलन में एम आर इक्वल टू एम सी होता है, ऑप्शन ए सही है। बी नंबर में एम आर माइनस एम सी इक्वल टू 0, ये भी सही है। सी नंबर में एम आर भागा एम सी इक्वल टू 1, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, एम आर इक्वल टू एम सी होता है, जो ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल सही उत्तर होगा, सवाल नंबर 11 का सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 12। निम्नलिखित रेखाचित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है? यानी निम्नलिखित रेखाचित्र में पूर्ति की लोच का मान कितना होगा? ऑटोमेटिक 0 के नीचे है, 0 के ऊपर नहीं है, इसलिए 1 से कम होगा। ठीक है, 0 के ऊपर रहता ग्राफ ठो ए बी रेखा तो 1 से अधिक होता, लेकिन 0 के नीचे है इसलिए 1 से कम होगा। 12 का सही उत्तर बी होगा, बी, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13। एक मुश्त कर यानी टैक्स लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक मुश्त कर लगाने से, टैक्स लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्ति कम हो जाती है। किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ जाने से, टैक्स लगाने से उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च यानी लागत बढ़ जाने के कारण उत्पादन और पूर्ति दोनों कम हो जाती है। ठीक है, 13 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 14। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी वस्तु का मांग बढ़ता है तो मांग का मात्रा बढ़ने के चलते वस्तु का दाम बढ़ जाता है, यानी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। 14 का सही उत्तर सी होगा, सी। वस्तु का मांग बढ़ने से दाम बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, दोनों बढ़ जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 14 नंबर सवाल का। आगे देखिए सवाल नंबर 15। आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। देखिए, मांग बेसी होने से, आधिक्य मांग होने से वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, 15 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 16। आधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है जब पूर्ति मांग से अधिक होता है। आधिक्य पूर्ति यानी सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
डिमांड सप्लाई से कम यानी सप्लाई डिमांड से जब अधिक होता है तो उसको एक्सेस सप्लाई कहते हैं, आधिक्य पूर्ति कहते हैं। आधिक्य मांग मतलब मांग बेसी पूर्ति से, और आधिक्य पूर्ति मतलब पूर्ति बेसी मांग से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक्सेस सप्लाई की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सप्लाई डिमांड से अधिक होती है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 17। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वस्तु का पूर्ति में कमी होने से जब सप्लाई घट जाएगा तो दाम ठो बढ़ जाएगा, यानी वस्तु का सप्लाई का मात्रा कम होने से दाम ठो बढ़ेगा, यानी संतुलन कीमत में वृद्धि होगा और संतुलन मात्रा में कमी होगा। किसी वस्तु का सप्लाई कम होने से मार्केट में दुकानदार उसका दाम बढ़ा देता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में कमी होगी। 17 का सही उत्तर बी। आगे देखिए सवाल नंबर 18। एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान कितनी होती है। एक होती है। एकाधिकार बाजार में वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान एक होती है, एक। ईडी बराबर एक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में अनंत होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक से अधिक होती है और एकाधिकार बाजार मोनोपोली मार्केट में एक होती है, एक। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19। द्विअधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। दो। एकाधिकार में एक, द्विअधिकार में दो और पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक। याद रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल का सही उत्तर डी होगा, डी, दो। द्विअधिकार बाजार में विक्रेता दो ठो होता है, एकाधिकार में एक ठो होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारा होता है, ठीक है। 19 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 20। निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विभेदीकृत यानी अलग अलग स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। 20 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 21। अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में प्रवेश कर गए, ठीक है, यानी 1 से लेकर 20 नंबर तक का सवाल फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का था और 21 से 40 नंबर तक जो सवाल होगा वह समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, यानी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक का होगा। सवाल नंबर 21 को पढ़िए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। J.M. कीन्स। हम क्लास में बार बार बताए हैं कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जॉन मेनार्ड कीन्स ने, J.M. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित किया था। 21 का सही उत्तर सी होगा, सी, J.M. कीन्स। आगे देखिए सवाल नंबर 22। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। जीडीपी और एनडीपी में क्या सूत्र होता है, क्या संबंध होता है। तो जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास होता है, ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद जोड़ मूल्यह्रास घिसावट भय होता है। 22 का सही उत्तर सी होगा, सी, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। आगे देखिए सवाल नंबर 23, 23 को पढ़िए। निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होगा। चपाती यानी रोटी के निर्माण में, बिस्कुट के निर्माण में, ब्रेड के निर्माण में, इनमें से सभी। हम लोग रोटी बनाने के लिए, बिस्कुट बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, सभी के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं, यानी गेहूं मध्यवर्ती वस्तु होता है। इनमें से सभी सही उत्तर होगा, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो चपाती यानी रोटी बनाने में, बिस्कुट बनाने में, ब्रेड यानी पावरोटी बनाने में,
हम लोग गेहूं का प्रयोग करते हैं। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होता है। इनमें से सभी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 23 नंबर सवाल का। आगे देखिए सवाल नंबर 24। किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद, किस घटक के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय के आकलन में, गणना में कभी भी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। अंतिम वस्तु का मूल्य को शामिल किया जाता है। तो नई कार का मूल्य, शिक्षक का शिक्षण शुल्क, ब्रेड का मूल्य, ये सब अंतिम वस्तु है, अंतिम प्रयोग है, तो ये सब तो शामिल होगा। लेकिन प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, कोई कार पहले किसी के द्वारा प्रयोग किया गया है, उसके कुछ दिन बाद, प्रयोग करने के कुछ दिन बाद वह कार को बेचना चाहता है, तो उसका मूल्य अब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब कार वह नया खरीदा था तभी उसका मूल्य एक बार जोड़ लिया गया था। अब उसका प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य दोबारा शामिल राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में नहीं किया जाएगा। 24 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? जीडीपी की गणना यानी राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि। इनमें से सभी 25 का सही उत्तर ऑल होगा, ऑल, डी नंबर। आगे देखिए सवाल नंबर 26। सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? आप लोग जानते हैं 2016 में 8 नवंबर को हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को 500 और 1000 रुपये का नोट को विमुद्रीकरण किया गया था, यानी नोटबंदी किया गया था। ठीक है, 500 और 1000 का नोट। 26 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 27 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक का नहीं है? मुद्रा निगमन, ये तो सेंट्रल बैंक का मेन कार्य है, नोट छापने का अधिकार। साख नियंत्रण, ये भी है। सरकार का बैंक, ये भी है। जनता से जमा स्वीकार करना, ये नहीं है। ठीक है, जनता का जमा स्वीकार कॉमर्शियल बैंक करता है, व्यापारिक बैंक करता है, केंद्र बैंक नहीं करता है। याद रखिएगा, केंद्र बैंक नोट छापता है, सरकार का बैंकर होता है, साख नियंत्रण करता है, लेकिन जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। जनता से जमा स्वीकार व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है, जनता को ऋण देता है। ठीक है, यानी जनता का बैंक व्यापारिक बैंक और सरकार का बैंक साख नियंत्रण का कार्य, बैंकों का बैंक, नोट छापने का काम केंद्र बैंक का है। ठीक है, 27 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 28। भारत का एक केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा, प्रत्येक देश में सामान्यतः एक एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत देश के सेंट्रल बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, जिसका स्थापना यानी आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था 5 करोड़ का पूंजी से, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया है, जिसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, 28 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 29। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1 माप। ठीक है, भारत में मुद्रा पूर्ति के माप के लिए 4 माप है, M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो सबसे तरल है M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे तरल मुद्रा कौन है? M1 माप। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 29 नंबर का ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 30। उपभोग फलन C बराबर A प्लस स्मॉल बी वाई में प्रेरित उपभोग है A। ठीक है, उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में
प्रेरित उपभोग का मान ए होगा, ए, कैपिटल ए। आगे देखिए सवाल नंबर 31। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। एमपीसी और एमपीएस का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 32। निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है। देखिए, स्वतंत्र निवेश को स्वायत्त निवेश कहते हैं, जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो सीडी, जो सीडी रेखा है वह आय स्तर से स्वतंत्र है। ठीक है, आय चाहे जीरो है, चाहे बढ़ गया है, चाहे घट गया है, लेकिन उस निवेश में कोई अंतर नहीं होगा। यानी सार्वजनिक निवेश, स्वायत्त निवेश, स्वतंत्र निवेश की रेखा सीडी होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी, सी डी। आगे देखिए सवाल नंबर 33। किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीसी बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा। देखिए, निवेश गुणक के बराबर 1/एमपीएस होता है, याद रखिएगा। के बराबर 1/एमपीएस होता है, तो 1/0.4 करेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, के बराबर निवेश गुणक के बराबर सूत्र होता है 1/एमपीएस, तो 1/0.4 करेंगे तो 2.5 आएगा। 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 34। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। उपहार कर डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स है, आयकर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। यह इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जीएसटी। ठीक है, 34 का सही उत्तर सी होगा, सी, जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए सवाल नंबर 35। निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है। 34 के बाद 35 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन है। सड़क, ठीक है, कार निजी वस्तु है, चॉकलेट किसी बच्चा का, किसी व्यक्ति का वस्तु है, निजी वस्तु, कपड़ा निजी वस्तु है, लेकिन सड़क सरकार बनाती है जो सबके लिए होता है, यानी सार्वजनिक वस्तु होगा सड़क। 35 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 36। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। 2017 में। ठीक है, सबसे पहला राज्य था असम, याद रखिएगा। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ठीक है, भारत में जीएसटी लागू हुआ है 2017 में, पहला राज्य था असम। ठीक है, भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 37। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के अंतर को क्या कहा जाता है। राजस्व घाटा, याद रखिएगा। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, 37 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 38। व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन बराबर निर्यात और आयात का अंतर होता है, याद रखिएगा। दृश्य वस्तुओं का निर्यात एवं दृश्य वस्तुओं का आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। वस्तुओं का निर्यात एवं आयात का अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 38 का। आगे देखिए सवाल नंबर 39। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेनदेन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा। यदि कोई भारत का व्यक्ति चीन का कोई मोबाइल कंपनी को खरीदता है, ठीक है, तो इस लेनदेन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ रखा जाएगा। सिंपल बात है, कोई भारत का आदमी है, वह
कोई चाइना कंपनी का मोबाइल खरीदता है तो ऑटोमेटिक हम मोबाइल खरीदेंगे तो पैसा हमको देना पड़ेगा चीन को, ठीक है। यानी भारत का व्यक्ति चीन को मुद्रा का ट्रांसफर करेगा मोबाइल के बदले। तो हम जब पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं, पैसा किसी को देते हैं तो हमारा अकाउंट से डेबिट होता है, और जब बाहर से पैसा कोई हमको देता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए, चालू खाते के डेबिट मद में, ठीक है। सिंपल बात है, कोई भारत का व्यक्ति चाइना कंपनी का मोबाइल खरीदेगा तो उसको अपना पैसा चीन को देना पड़ेगा, यानी उसका खाता से अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, ठीक है, पैसा कटेगा। 39 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, चालू खाते के डेबिट मद में। और वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात को चालू खाता में रखा जाता है, ठीक है। और हम जब मोबाइल खरीद रहे हैं चाइना से तो मेरा खाता से पैसा डेबिट होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? वस्तुओं का निर्यात। याद रखिएगा, चालू खाते में वस्तुओं का निर्यात आयात को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर डी होगा, डी, भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक होगा ऑप्शन डी, वस्तुओं का निर्यात। तो अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स तीनों स्टूडेंट के लिए जारी हुए मॉडल सेट में सभी 1 से लेकर 40 प्रश्नों का सही सही आंसर शीट को देख लिए। इस वीडियो को अपने सभी नए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपको 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम का बढ़िया से तैयारी कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।